स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के एक बहुत बड़े मूव ने भारत के बिजनेस को हिला दिया है। जी हां दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री जो इंडिया में बहुत ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता था, उसने इंडिया से MFN स्टेटस को विड्रॉ कर लिया है। मतलब जो MFN स्टेटस उसने इंडिया को दे रखा था, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस उसने इंडिया को दिया था, उसको उसने विड्रॉ कर लिया। तो अब बात यहां आती है कि ये एक्चुअली स्विट्जरलैंड ने किया क्यों, और क्या आगे ऐसा भी हो सकता है क्या कि बाकी देश भी इंडिया से MFN स्टेटस विड्रॉ कर लें, जिसका इंपैक्ट इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स पे आए और भारत में इन्वेस्टमेंट कम होता जाए। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक है कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन क्या था। इस साल मार्च 2024 में 4 देशों ने एक ट्रेड पैक्ट साइन किया, जिसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, इन 4 देशों ने यह डिसाइड किया कि हम भारत के अंदर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 15 सालों में। यह इन्वेस्टमेंट कहां कहां होगा? फार्मा, मशीनरी, उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, यहां तक सब चीजें बढ़िया चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इन्वेस्टमेंट आ रहा था। और अगर आप देखें भी तो जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है स्विट्जरलैंड का 2014 से 2024 तक, वो लगभग $5 बिलियन के ऊपर जा चुका है। यानी कि स्विट्जरलैंड का इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा, और ये बहुत बड़ा मायने रखता है भारत सरकार के लिए कि स्विट्जरलैंड का इन्वेस्टमेंट लगातार आते रहे। तो अब ये चीजें शुरू कैसे होती हैं, इसके लिए हमें 2 शब्द पहले समझने पड़ेंगे। एक है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और एक है मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस। देखिए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है? मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है राजू। वो राजू इंडियन सिटीजन है, लेकिन वो कई बार अमेरिका में जाके भी काम करता है, जैसे 5 महीने 6 महीने। अब अमेरिका की सरकार राजू को 1 लाख रुपए देती है, इंडियन करेंसी में मान लेते हैं 1 लाख रुपए देती है। अब राजू जो है वहां वो 20% टैक्स अमेरिका में पे करता है, यानी कि 20,000 रुपए वो अमेरिका में देता है। और जब वो भारत आता है तो भारत की सरकार भी उसके ऊपर टैक्स लगाती है 30% का, यानी कि 1 लाख की इनकम पर राजू 50,000 का टैक्स देता है, 20,000 अमेरिका को, 30,000 हिंदुस्तान को। ऐसे में राजू डीमोटिवेट हो जाएगा कि यार मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, 50,000 रुपए तो मेरा टैक्स में चला जाता है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए देश आपस में DTAA साइन करते हैं, दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत भारत या दूसरा कोई भी देश जो है, उसके पास में राइट होता है कि या तो वो टैक्स को एग्जम्प्ट कर दे या उस पर क्रेडिट दे दे। यानी कि यहां पर जो टैक्स लगाने का राइट होगा, ये होगा अमेरिका को, क्योंकि रिसोर्सेस अमेरिका के यूज हुए हैं। तो हमेशा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में टैक्स लगाने का राइट ओरिजिन बेस्ड कंट्री को होता है, जहां पर रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया गया। अब भारत सरकार राजू के ऊपर 2 चीजें लगा कर सकती हैं। या तो पहला ऑप्शन कि राजू इंडिया में कोई टैक्स ही ना पे करे, जो उसने 20,000 का टैक्स अमेरिका में पे कर दिया, दैट्स मोर देन इनफ, बात खत्म। या फिर एक चीज राजू के ऊपर ये कर सकते हैं कि राजू ने जो 30,000 का टैक्स इंडिया में दिया है, उस 30,000 के टैक्स में से वो 20,000 का अमाउंट हटा दे। यानी कि जो उसने 20,000 का टैक्स अमेरिका में पे किया है, वो इंडिया के टैक्स में से सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो राजू को सिर्फ भारत में 10,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। ये चीजें हिंदुस्तान कर सकता है, और ये बाकी देश भी करते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में। तो उम्मीद करता हूं DTAA आपको समझ में आ गया होगा। DTAA 2 तरीके से होता है, या तो कंप्लीट एग्जम्पशन या सेट ऑफ। जो आपने पहले टैक्स पे किया है, उसमें उस टैक्स को आप टोटल टैक्स लायबिलिटी में से हटा सकते हो। ये चीज हो गई। अब बात करते हैं MFN स्टेटस की। MFN स्टेटस ये कहता है कि जितने भी कंट्रीज के साथ में आपने MFN ट्रीटी साइन करी है, MFN स्टेटस आपने जो दिया है, उन सबके साथ आप एक जैसा बिहेवियर रखोगे। यानी कि अगर भारत इटली के साथ, भारत सिंगापुर के साथ, भारत स्विट्जरलैंड के साथ अगर मान लीजिए MFN ट्रीटी साइंड है, तो जो टैक्स वो इटली पर लगाएगा, जो टैक्स वो स्विट्जरलैंड पे लगाएगा, वही सेम टैक्स वो बाकी MFN देशों पर लगाएगा। यानी कि अगर उसने स्विट्जरलैंड पे 10% टैक्स रखा है, तो वो इटली के ऊपर भी 10% टैक्स ही रखेगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां तक सब चीजें बिल्कुल सही चल रही थी, सब चीजें बहुत बढ़िया थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अब मामला उठा कहां से, या हम ये कहें स्विट्जरलैंड को गुस्सा आया, तो आया क्यों? तो देखो, इसको समझते हैं, ये गुस्सा क्यों आया। बात ये हुई थी कि OECD नाम का एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें वर्ल्ड के जो विकसित देश हैं, वो सारे इसके अंदर वो सारे देश इसके मेंबर्स हैं। 1961 में OECD फॉर्म होता है, और ये OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। अब इस OECD में स्विट्जरलैंड भी मेंबर है, भारत इसका मेंबर नहीं है।
ठीक है। तो क्या है कि भारत और स्विट्जरलैंड में जो टैक्स लगता है वो इस तरह से लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। डिविडेंड क्या होता है? कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है वो अपने शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा एज अ डिविडेंड देती है, एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, सो दैट उनकी कंपनी की रेप्यूटेशन ऊपर रहे और एक अच्छा बॉन्ड बना रहे शेयर होल्डर्स और कंपनीज के बीच में। तो भारत नेस्ले के ऊपर 10% का टैक्स लेता है डिविडेंड डिक्लेयर करने पे। मतलब अगर नेस्ले हिंदुस्तान में डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है 1000 रुपए का, तो 10% का टैक्स वो सरकार को देगी। सिमिलरली भारत की कंपनी जो स्विट्जरलैंड में है वो अगर वहां पर डिविडेंड दे रही है तो वहां पर भी 10% का टैक्स वो स्विट्जरलैंड की सरकार को देती है। यहां तक भी सब चीजें सही थी। अब हुआ क्या कि दो ऐसे देश हैं यहां पर, एक है लिथुआनिया और एक है कोलंबिया। ये दोनों देश ओईसीडी के मेंबर बहुत लेट बने, यानी कि 2018-2020 के आसपास ये मेंबर्स बने। लेकिन भारत इनके साथ जो ट्रेड कर रहा था या भारत जो इनकी कंपनीज के ऊपर टैक्स लगा रहा था वो लगा रहा था 5% का। यानी लिथुआनिया और कोलंबिया की जो कंपनीज इंडिया में हैं उनके ऊपर इंडिया टैक्स चार्ज कर रहा था 5% डिविडेंड के ऊपर, या इन जनरल 5% टैक्स। सिमिलरली जो भारत की कंपनियां लिथुआनिया और कोलंबिया में उन पर ये जो टैक्स वो चार्ज कर रही थी इंडियन कंपनीज पे, दैट इज 5%। लिथुआनिया कहां पर है? ये एक यूरोप का पार्ट है और कोलंबिया जो है वो आपका एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। तो यहां तक की बात भी क्लियर हो गई सबको। अब बात क्या होती है कि जब ये लिथुआनिया और कोलंबिया ये दोनों जब मेंबर बने ओईसीडी के, तो यहां से चीजें थोड़ी सी बदलती है। जब ये मेंबर बने ओईसीडी के तो इसने क्या किया, स्विट्जरलैंड ने क्या किया, स्विट्जरलैंड की नेस्ले कंपनी ने इंडिया में डिविडेंड पे टैक्स पे किया 5% का। तो इनकम टैक्स वाले इनके पास पहुंचे और बोलते हैं भैया बाकी का 5% कहां है? तो इन्होंने बोला कि हम 5% ही देंगे क्योंकि इंडिया को हमने एमएफएन स्टेटस दे रखा है, तो जो ट्रीटमेंट लिथुआनिया और कोलंबिया को आपने दिया है वही सेम ट्रीटमेंट आप हमको दोगे। इस बात पर इनकम टैक्स अथॉरिटी चले गई दिल्ली हाई कोर्ट। जब दिल्ली हाई कोर्ट ये लोग गए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जगह पर स्विट्जरलैंड को सही माना और ये कहा कि इनको 5% का टैक्स ही देना चाहिए। उसके बाद मामला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को यहां पर रिवर्स किया और कहा कि जो नेस्ले कंपनी है उसको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये क्यों कहा, इसको भी समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात बोली कि एमएफएन एप्लीकेशन जो है ये ऑटोमेटिक नहीं होती। यानी कि अगर मान लीजिए लिथुआनिया और कोलंबिया के साथ में इंडिया का ट्रेड जो है वो 2010, 12, 13 से चल रहा है या डिविडेंड पे 5% टैक्स पे कर रहे हैं, तो लिथुआनिया और कोलंबिया तो ओईसीडी के मेंबर 2018 और 20 में बने हैं। मतलब ये जो मेंबर्स बने तो 2018-20 में बने। तो इससे रेट्रोस्पेक्टिव तौर पे आप कैसे लगा सकते हो, यानी कि उस समय की परिस्थितियां जो हमने डिविडेंड पे 5% टैक्स किया वो हमारी कंडीशंस होंगी, लिथुआनिया कोलंबिया की कंडीशंस कैसी हैं, हिंदुस्तान का उनसे कैसा रिलेशन है, इस पर बेस्ड है। अब ओईसीडी में अगर आप ये कह रहे हो कि भाई यहां पर सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा तो इससे हम गवारा नहीं है हमको ये। मतलब ओईसीडी में आप करते होंगे लेकिन हम पहली बात तो ओईसीडी के मेंबर नहीं है और दूसरी बात हमने जो लिथुआनिया कोलंबिया के साथ ट्रेड कर रहा है या जो टैक्स की बात करी है वो हमारी अलग चीज है। तो पहली बात तो इन्होंने ये बोली। दूसरा, भारत ने कहा कि अगर एमएफएन क्लॉज को आपको लगाना ही है तो उस केस में इंडिया को अपना जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके सेक्शन 90 में बदलाव करना होगा। यानी कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसके जो सेक्शन 90 है उसमें हम यहां पर बदलाव करेंगे। अब बात यह आ जाती है कि रेलिवेंस ऑफ ओईसीडी मेंबरशिप। इफ अ थर्ड कंट्री वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ओईसीडी एट द टाइम ऑफ साइनिंग द टैक्स ट्रीटी विद इंडिया, द एमएफएन क्लॉज कैन नॉट रेट्रोएक्टिवली, मतलब जो ओईसीडी मेंबरशिप का जो रेलिवेंस है वो ये कहता है कि अगर बाद में जाके कोई मेंबर बनता है तो उसके ऊपर वो पुराने वाले लॉज ही एप्लीकेबल होंगे। तो यहां पर इंडिया का ये कहना है कि भैया ओईसीडी का मेंबर तो ये लोग बहुत लेट बने, तब ओईसीडी के मेंबर अगर ये लेट बने और हमारा तो इनके साथ एग्रीमेंट बहुत सालों से चल रहा है, बहुत पुराना है, तो हम अगर इन पे 5% चार्ज कर रहे हैं तो आपको वो 5% की चीज क्यों दे। बस ये बात हुई नहीं हुई कि यहां पर इसने क्या करा, स्विट्जरलैंड ने क्या किया, एमएफएन स्टेटस विड्रॉ कर लिया। और नेस्ले के साथ हमारी ये लड़ाई आज की नहीं है। नेस्ले के इश्यूज भारत के साथ बहुत पुराने हैं। चाहे आप मैगी का देख लो, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो लेड की बात हुई थी उससे भारत में मैगी को बैन कर दिया गया था बहुत समय तक के लिए। साथ साथ में इन्होंने कुछ मिल्क पाउडर्स बनाए थे बच्चों के लिए जिससे बच्चों में डायबिटीज की प्रॉब्लम होने लगी थी। किटकैट के केस में क्या था कि नेस्ले ने चाइल्ड लेबर्स का इस्तेमाल किया था। तो नेस्ले की जो खुद की ब्रांड इमेज है वही बहुत अच्छी नहीं है। तो जबरदस्ती
जबरदस्ती यहां पर जो एक क्लॉज क्रिएट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर एक तरह का चैलेंज है और इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी एक बहुत बड़ा डेंट है। तो अब जैसा कि भारत कम थोड़ी ना है, भारत अपने आप में इतना बड़ा देश है, भारत को इतना फर्क नहीं भी पड़ता है इतनी छोटी छोटी चीजों का। तो भारत ने क्या कहा, भारत ने कहा ठीक है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो जैसे को तैसा, तो हमें भी कमजोर खिलाड़ी मत समझना, हम आखिरी दांव पर सारा खेल पलट देते हैं। तो स्विस कंपनी सच एज नेस्ले एंड अदर्स विल फेस नाउ हायर टैक्स ऑन डिविडेंड रिपार्टिशन फ्रॉम देयर इंडियन ऑपरेशन। यानी कि अब जो डिविडेंड जो भी वो देंगे उस पर हम भी वही टैक्स लगाएंगे जो आप टैक्स लगाओगे। यानी अगर आप हाई टैक्स चार्ज करोगे तो हम भी हाई टैक्स चार्ज करेंगे। तो यहां पर इंडिया ने भी जैसे को तैसी वाली चीज अडॉप्ट करी है। तो दोस्तों ये था हमारा ये पूरा मामला जिसमें हमने समझा कि ये क्या इशू था, DTAA क्या था इसका, और साथ साथ में इसमें नेस्ले कैसे इन्वॉल्व है, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो ये था कि भैया आप OECD में क्या कर रहे हो हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम OECD के मेंबर ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमने जो एग्रीमेंट लिथुआनिया और कोलंबिया के साथ किया है वो हमारा अलग एग्रीमेंट है। बाद में अगर वो OECD के मेंबर बन रहे हैं तो हम उस चीज को आपके साथ क्यों शेयर करें। हाँ, अगर ऐसा होता कि हम OECD के मेंबर्स जो कि आपके साइन करने से पहले के मेंबर्स होते, मतलब स्विट्जरलैंड के साथ हमने जो साइन किया पैक्ट, उससे पहले अगर हमने किसी और के साथ साइन किया होता तो हम मान सकते थे कि हमारी गलती है, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ चीज ही नहीं है। तो दैट्स द रीजन कि यहां पर स्विट्जरलैंड थोड़ा सा खफा है। और अब भारत के जो इकोनॉमिस्ट हैं या भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि इस पर हम बात करेंगे, बैठेंगे, क्योंकि हम इस तरह का इन्वेस्टमेंट लूज भी नहीं कर सकते, सही सी बात है। और दूसरा हम चाहते हैं कि ये चीज म्यूचुअली और आराम से सेटल आउट हो जाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। ये विथ रेफरेंस टू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, और कमेंट में मैं आपका इस क्वेश्चन का इंतजार करूंगा आंसर का। आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, साथ साथ में आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और साथ साथ में आप कॉमेंट जरूर करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। दिन में 2:30 बजे डेली इकोनॉमी करंट अफेयर्स की क्लासेस मिस मत करिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।